शुरू है। जय हिंद दोस्तों। और आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है? नहीं, बुक बिल्डिंग का जो आंसर दिया उसको पढ़ लो। हाँ, बैलेंस जब गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करने के लिए कर रही होती है तब वो, तो उसमें कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। अकाउंट का क्वेश्चन था, एक बार आ गया, वो कोई लॉजिक नहीं। लो भाई, ये फ़ोन आ रहा है बार बार, बता दो हम क्लास ले रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक है क्वेश्चन आप लोगों के पास? नहीं। ऑनलाइन वालों यदि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन आंसर हो तो बताइए। जैसे पहला पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। बताओगे? तो इसका आंसर क्लियर है, वेल्थ टैक्स। सेकेंड है कि विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार को ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? डायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। है, पढ़ ही नहीं रही हो। कस्टम ड्यूटी 5वें नंबर पे था, एक्साइज 3रे नंबर पे है, 4थे नंबर पे नहीं पढ़ रहे भाई। हैं बच्चे? हाँ, कोई बात नहीं है। अगला है कि सेल्स टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेलफेयर टैक्स। सेल्स टैक्स कैसा टैक्स का एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट टैक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट? निम्नलिखित में कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, यस। अगला है रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिग्रेसिव टैक्स? अनुगामी कर किसे कहते हैं? या हम इंग्लिश मीडियम का बोल रहे हैं? हाँ, चलो आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो। ऐसे तो मैं पढ़ूँ, मैं रीड करूँ तो कोई फायदा है नहीं। हिंदी या इंग्लिश वाले, आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो किसी टॉपिक पे, तो वो हम आप हमसे पूछें। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपका हिंदी वाले पूछ सकते हैं 1 से 10 के बीच में। 11 से 20, 21 से 30। पहले पढ़ के आओगे तब तो फायदा है। अभी यहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा तो है ही नहीं। नहीं, सारे ऐसे फर्जी टाइम पास कर रहे हो यार। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो होगा, सारा याद हो जाएगा। पढ़ने से नहीं होता है, क्वेश्चन से ही होता है। फिर भी याद नहीं है। आप लोग मान लीजिए कोई क्वेश्चन करिए तो उसका आंसर साथ के साथ लिखिए तो आपका क्लियर होगा। चलिए छोड़ दो संदीप, कोई जब कुछ कर ही नहीं रहा है तो अब मैं अकेले क्वेश्चन थोड़ी डिस्कस करूँगा। आज हमें मेनली क्वेश्चन ही डिस्कस करना था, टैक्स का और मार्केट का। मार्केट का करें तो मार्केट का तो क्वेश्चन दिया नहीं है आज। मार्केट का क्वेश्चन अपलोड किए हो आप? आज करो अभी, और फिर उसके बाद अगली क्लास में फिर मार्केट का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। यही होता है, मतलब क्या, कोचिंगों में टीचर पढ़ाया जा रहा है, आप नोट्स बनाए जा रहे हैं, टीचर पढ़ाया जा रहा है, आप नोट्स बनाए जा रहे हैं, और फिर वही मतलब साइकिल चलता रहता है। आपको पढ़ना होगा डेली तो फ़ायदा है पढ़ाने का, पढ़ने का। और नहीं तो मार्क बुकों में तो सारा भरा ही है बच्चे। नहीं कैसे? अब इसमें तुम खुद से पूछा, सब ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, तो तुम बोल रहे हो इससे, तो ये तो गलत है। इतना तो याद होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा किससे आता है? कॉर्पोरेट टैक्स हमने लिखाया था, दूसरे नंबर जीएसटी, तीसरे नंबर पर इनकम टैक्स, चौथे पे एक्साइज, सारा लिखाया था। फोन ही रख देना संदीप। हम बात करें इन्फ्लेशन। हमने इसमें बात कर लिया था मीनिंग क्या है इन्फ्लेशन का। दूसरा हमने बात कर लिया था रीज़न क्या है, कारण क्या है। अब जब हमें रीज़न पता चल जाए तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लिखो, सॉल्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के उपाय। सॉल्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के उपाय। और याद हो आपको रीजन में क्या क्या था, लिखना मत।
क्या था बच्चों? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सप्लाई पुल, और कॉस्ट पुश। डिमांड में क्या कारण था? इनकम इंक्रीज होना, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ब्लैक मनी का बढ़ जाना। सप्लाई पुल का क्या कारण था? प्रोडक्शन कम था, एक्सपोर्ट ज़्यादा था, ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा थी। कॉस्ट पुश का क्या कारण था? फैक्टर कॉस्ट का बढ़ जाना, सब्सिडी का कम होना, और इनडायरेक्ट टैक्स का बढ़ जाना। अब बच्चों हमारे पास रीजन है तो हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है। तो पहले लिखो सॉल्यूशन फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग जन्य मुद्रास्फीति का उपाय। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का उपाय बताओ। अब आपके पास रीजन है 3, इनकम ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी ज़्यादा है, तो क्या सॉल्यूशन दिया जाए? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। क्योंकि यदि रीजन पता हो, हाँ डिमांड वाले का, तो हम सॉल्यूशन बता सकते हैं। कारण पता हो समस्या का तो उपाय तो बता सकते हैं। जनसंख्या कम हो जाए तो कैसे करें? मतलब पाकिस्तान से बुला के बम विस्फोट करवा दें? तो कंट्रोल करने में तो बहुत टाइम लगेगा मेरे बच्चे। और सरकार तो कंट्रोल कर ही रही है, रोजगार दे ही नहीं रही है, तो कंट्रोल है ही। शादी टाइम पे हो जाए तो हम पापा मम्मी बन ही जाए, लेकिन हम रोजगार देंगे नहीं, तो रोजगार नहीं देंगे शादी होगी नहीं, तो पॉपुलेशन तो कंट्रोल ही है, सरकार तो कर ही रही है ना। मेन कारण यही है रोजगार न देने का। और बताओ। अब देखो, व्यक्ति की इनकम ज्यादा है तो इसका क्या सॉल्यूशन लाया जाए? कुछ टाइम के लिए कम इनकम दे दें क्या? कुछ टाइम के लिए कम इनकम तो दे नहीं सकते। तो अब ये चेक करते हैं कि व्यक्ति की जब इनकम होती है तो व्यक्ति क्या करता है। तो बच्चों जब व्यक्ति की इनकम होती है तो व्यक्ति 2 काम करता है। क्या? या तो सेविंग करता है, बचत, या तो एक्सपेंडिचर, व्यय करता है, उपभोग। यही 2 काम हम लोग कर रहे होते हैं। कोई तीसरा काम भी होता है क्या? नहीं। तो अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो कर रहा है कंजप्शन, इसीलिए उसकी डिमांड क्या दिख रही है? ज़्यादा। तो कुछ भी करके उसके कंजप्शन को कम किया जाए। तो कैसे कम होगा कंजप्शन? सेविंग को बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जाए। नहीं? तो लिखो सॉल्यूशन में पहला, इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में वृद्धि की जाए। इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में वृद्धि की जाए। जैसे मान लो पहले हम बैंक में जमा करे थे तो हमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा था, और हमें 8% मिलने लगे, तो हम क्या करना चाहेंगे? ज़्यादा जमा। उल्टा भी होगा, जब बचत वाला ब्याज दर बढ़ता है तो लोन वाला भी ब्याज दर बढ़ जाता है। तो पहले जब हम लोन ले रहे थे तो 8% पे लोन ले रहे थे, अब 10% पे हो गए, तो हम डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। तो जब आरबीआई बैंकों के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है
तो इसको हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति। तो ब्रैकेट में लिखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति को लागू किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी यानी सिंपली इसका सामान्य मतलब क्या है, आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा दे। चलो दूसरा, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या करें, तो जो बच्ची करती वो लिखो, फिर समझाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को लागू किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। अब तुम देखो थोड़ा सा कितना ड्रामा चलता है विश्व में या देश में। बाकी मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई, ऑनलाइन वालों से और तुम लोग से भी, यदि ऐसे चलेगा तो फिर पढ़ाने का फायदा है नहीं। क्वेश्चन करके आओ आप लोग घर से, मतलब मान लो हमने पढ़ाया तो अभी भी आप क्वेश्चन करोगे ना, 20-25 क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फिर फायदा नहीं, फिर वही हुआ जो आप पहले से करते आ रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास प्रिंट होना चाहिए, ऑनलाइन वालों के पास भी एक एक क्वेश्चन के, सर क्वेश्चन नंबर 6 का ये लाइन मुझे नहीं समझ में आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। आप मुझे 50 के 50 क्वेश्चन ही बोलेंगे सर एक्सप्लेन करो, मैं करूँगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि आप एक क्वेश्चन करें तो आपका ये अपना होगा, नहीं तो कोई मतलब फिर वही होगा, पढ़ाते जाइए, हम बोलते जाएंगे, पढ़ाते जाइए। और मेरा मानना है हर सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा। मैंने टीचर्स को बोले हैं ये बात कि टॉपिक खत्म हो आप क्वेश्चन कराएं, टॉपिक खत्म हो क्वेश्चन कराएं। हम आपको टॉपिक देने के लिए तैयार हैं। अब देखो पॉपुलेशन वाले मैटर पे, विश्व में हम पहले देश हैं जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया। हमने कहा तुम दो तुम्हारा दो, नहीं, इसको हमने अच्छे शब्दों में कहा था हम दो हमारा दो, लेकिन इसका मतलब अलग अलग निकाल लिया गया। यूपी बिहार में कि 2 मम्मी के लिए, 2 पापा के लिए, 2 भाई के लिए, 2 दादाजी के लिए, पॉपुलेशन और बढ़ ही गया है ना। 1969 में चाइना वर्ल्ड का पहला देश होता है जो कहता है कि तुम दो तुम्हारा एक। उनका जी 2 हो जाए तो कोई बात नहीं, टैक्स दे देना का, अच्छा, और 3 हो जाए तो का फाइन ले लेंगे, का 4 हो जाए तो का फांसी दे देंगे। यानी मजबूती से लागू किया गया। तो चाइना ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी इसका एक साइड इफेक्ट आया है चाइना में। चाइना में 2013 में एक रिसर्च हुआ और एक पॉलिसी आई, दैट इज 4:2:1 प्रॉब्लम। अब ये क्या प्रॉब्लम है वो सीखो। तो सिंगल चाइल्ड होगा तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, चाइना की बात करें तो, है ना। इस फीमेल या मेल की दूसरे मेल या फीमेल से शादी होनी। अब यहाँ पर जो बच्चे पुत्र है वही पुत्री है, ये पुत्री पुत्र है ना, सिंगल है। हमारे में क्या है कि बहन की शादी होती है तो माता पिता की देख रेख बेटा कर लेता है, भाई कर लेता है। बेसिक कॉन्सेप्ट पुत्र पुत्री का यही है कि जब मैं कमजोर हो जाऊंगा तो तुम मेरा केयर कर लेना। हम भूल गए आज के टाइम में ये जिम्मेदारी। खैर, अब यहाँ पे शादी होकर जा रही है तो इसके मम्मी पापा दुखी हैं। तो इसने पूछा माँ तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो उसने बोला बेटा आप तो जा रहे हो, हमारा कैसे होगा। करने नहीं, हम अकेले कहाँ जा रहे हैं, आप भी चलो। बोला बेटा मैं तो चल लूँगी, और मेरे मम्मी पापा कहाँ, उनको भी ले चलो। पापा बेटा मैं क्या करूँ, तो पापा आप भी चलो। अच्छा बेटा मेरे मम्मी पापा, तो पापा उनको भी ले चलो। और बच्चों जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी तो मम्मी पापा हैं, नहीं, और उनके भी मम्मी पापा हैं। समझ पा रहे हैं। तो यदि उनके भी मम्मी पापा हैं और वहां भी जाएंगे तो एक पुत्र या पुत्री आएगा।
तो सोच के देखो, ये कपल फैमिली एंजॉय करे या सुसाइड करे? इतने लोग का पालन पोषण करना तो बहुत मुश्किल काम है। अब भारत तो है नहीं कि दादाजी बूढ़े हो गए तो ले जाके बनारस तट पे बैठा दी कि बैठो और भाग गए। या तो दादाजी को कुंफू आता है, छोड़ के तो देखो, है ना। तो अभी हुआ क्या, 2013 में रिसर्च हुआ कि पता चला सुसाइड रेट बढ़ने लगा। तो 2013 में आकर उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है और ये हुआ कि यदि आप सिंगल चाइल्ड हैं तो आप डबल चाइल्ड रख सकते हैं, और डबल वाले को सिंगल चाइल्ड रखना होगा, फिर सिंगल वाला डबल रख सकता है। इससे दो फायदे हुए, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हुआ और लायबिलिटी भी बढ़ गई। हमने, भारत ने टेंशन ही नहीं लिया, हमने कहा शादी ही नहीं होने दो, तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल रहेगा। हमारे वहां थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी ने कोशिश किया था, लेकिन बच्चों सरकार गिरा दी हमने। उन्होंने टारगेट दे दिया कि हर ऑफिसर को इतने ऑपरेशन तो करने ही करने हैं। गांव में जा रहे हैं, गांव का गांव भाग रहा है, कॉलेज का कॉलेज खेतों में छिपा हुआ है, बड़ी बुरी स्थिति। फिर वह ये तो गलत है, डेमोक्रेसी में तो नहीं होना चाहिए। तो वह ऐसा करते हैं, जो लोग ऑपरेशन कराएंगे उनको कुछ प्राइज दे देंगे, है ना। तो उस समय प्राइज में क्या हुआ कि बोले रेडियो दे देंगे। और बच्चों उस समय रेडियो की वैल्यू आज की टीवी से ज़्यादा थी। तो गए गांव में, बोले रेडियो लोगे क्या? बोला ले लेंगे। बोला एक ऑपरेशन कराना हो, बोला 2 कर दो लेकिन दे दो। और बच्चों ऐसे ऐसे लोगों को रेडियो दे दिया गया जिनकी शादी तक नहीं हुई थी। सोच के देखो ऐसे परिवार का तो वंश खत्म कर दिया। और इसी मुद्दे को मना करके चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई। और दोबारा किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई इस मुद्दे पे बात करने की। क्यों? ये मेरा पर्सनल मैटर, तुम सरकार चलाओ ना। और लेकिन बच्चों ये तो मजाक की बात है, थोड़ा ध्यान से समझो। तो देश की सारी प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण क्या है? पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, गवर्नमेंट स्कीम का फेल हो जाना। लगभग 99% पॉपुलेशन ही है। लेकिन सरकार देखना हर मुद्दे पे बात करती है, पॉपुलेशन पे करती है नहीं। ये सेंसिटिव मैटर है, तो सरकार इनडायरेक्ट वे में रोजगार नहीं देना और ऐसे ढेर सारे। अब देखो पहले आपकी रोजगार का उम्र था 27, अब 27 से बढ़ा के कर दिया 30, और कुछ राज्यों में 40-40 भी है। क्या कर ही लोगे तुम 40 की शादी करके? तो इस तरीके की पॉलिसी हम लेके चल रहे हैं। खैर, तो हमने कहा कि ये जब सिर्फ ड्रामा है, हम लिख जरूर रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू किया जाए, लेकिन ये होगा नहीं। क्लियर है? तीसरा लिखो, कंट्रोलिंग ऑफ ब्लैक मनी, काले धन पर नियंत्रण किया जाए। कंट्रोलिंग ऑफ ब्लैक मनी, काले धन पर नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण किया जाए। ये होगा, ये भी नहीं होगा। किसी ने 8 तारीख को रात को 2016 में 8 नवंबर को, मेरे प्यारे देशवासियों, और 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया, हुआ कुछ नहीं, ड्रामा और हो गया, है ना। तो ये जो भी बातें लिखी गई उसमें कुछ नहीं होगा। पहला वाला थोड़ा बहुत हो सकता है कि हार्ड पॉलिसी को लागू कर दिया जाए। तो ये तो हो गया बच्चों कौन सा? डिमांड वाला फैक्टर, डिमांड पुल। जब आप इसको एग्जाम में देखोगे ना क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या है कैसे। यूपीएससी में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इन्फ्लेशन के लिए यूज नहीं किया जाएगा। मनी के फ्लो को बढ़ाया जाएगा, वस्तुओं के सप्लाई को कम किया जाएगा, ऐसे ऐसे। तो लग यार ये मतलब अभी बहुत आसान सा लग रहा है। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको समझ में आएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसीलिए हम कई सारे डायमेंशन आपको सिखा रहे हैं। अब लिखो, सोल्यूशन फॉर सप्लाई पुल इन्फ्लेशन, आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति का उपाय। तो इसमें याद करो, सबसे पहले क्या था? प्रोडक्शन कम था, एक्सपोर्ट ज़्यादा था और ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा थी, काला बाजारी ज़्यादा था।
तो बताओ क्या किया जाए कि सप्लाई को बढ़ाया जा सके। प्रोडक्शन बढ़ने में तो टाइम लगता है, तुरंत क्या किया जाए? लिखो, डिक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट, निर्यात में कमी की जाए। डिक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट, निर्यात में कमी की जाए। लेकिन मान लो फिर भी बात ना बने तो क्या करेंगे? लिखो, इंक्रीजिंग इन इंपोर्ट, आयात में वृद्धि की जाए। इंक्रीजिंग इन इंपोर्ट, आयात में वृद्धि की जाए। जैसे 2013 में जब शुगर कम था हमारे पास तो हमने शुगर का एक्सपोर्ट बैन किया और फिर हमने शुगर मंगाया। पल्सेस दाल वाले में भी यही हुआ था। हाँ, अगला, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। देखो, किसी भी चीज के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो हम लोग जो बता रहे हैं वो सब शॉर्ट टर्म का बता रहे हैं। भारत में इन्फ्लेशन का मेन कारण कुछ नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। मतलब बारिश हो जाए तो आजादपुर सब्जी मंडी में ट्रक नहीं उतर पाते हैं। अपने अपने शहर के मार्केट को आप देखें तो सब्जियों का ट्रक नहीं उतर पा रहा है, तो ये अपने आप में महंगाई का कारण है। रोड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक नहीं है, मानसून फेल हो जाए तो खाद्यान्न का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वस्तु महंगी हो जाएगी। तो जब तक कोई देश इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जैसे आप ही का इम्यून सिस्टम कमजोर हो, थोड़ा भी सीजन चेंज होगा बीमार, सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म। आपका बेस क्लियर ना हो, आप कितना मेहनत करते रहें, कोई फायदा नहीं। तो वैसा ही है कि पहले आप देश को मजबूत करिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, तो जाके आप आगे बढ़ेंगे। तो पिछड़े देशों में क्या होता है कि इन पर काम नहीं होता है, और ये हमारे पढ़ाई में भी है। हम यूं ही भागे जा रहे हैं कोचिंग के पीछे, ये हीरो, वो जादूगर, ये वो, और फिर लास्ट में साल 2 साल बाद खत्म। वही धीरे 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 स्टेप वाइज बढ़ते, टाइम लगता, लेकिन बस सॉलिड तरीके से बढ़ते। तो डेवलपिंग कंट्री के साथ, पिछड़े देशों के साथ ये प्रॉब्लम चलती ही रहती है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे होते। अगला लिखो, क्या है? कंट्रोलिंग ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी पर नियंत्रण। काला बाजारी पर नियंत्रण। अब इसको थोड़ा सीखना है, काला बाजारी होती क्या है। तो बताओ, आप बताओ काला बाजारी क्या होती है। 2 ऑप्शन है, यह आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का। वस्तुओं को हाई रेट पे बेचना और वस्तुओं को इलीगल तरीके से होर्डिंग करना। दोनों में इसको एक अटेम्प्ट करना है। अब चलो एक एग्जाम्पल समझो। 2013 में भारत में एक ड्रामा शुरू हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बिग एप्पल, 16, बिग बाजार, और उन्होंने किसानों के साथ जाकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझौता खेती शुरू किया कि ये लो एडवांस, और जो कुछ प्याज आलू उत्पादित करना वो हमें दे देना। किसान को लगा कि पिछली बार जब मैं प्याज बेचने गया था तो 50 पैसे में भी कोई नहीं खरीदा था, ये कम से कम 40 पैसे गारंटी, तो 1 रुपये गारंटी तो दे रहा है, ठीक है मैं सारा तुमको बेच दूंगा। अब क्या करते हैं सारे दुकान वाले, खरीद करके अपने स्टॉक में ले जाकर के, या अपने मतलब जो गोडाउन है उसमें ले जाकर स्टॉक कर लेते। तो मार्केट में सप्लाई क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो मार्केट में सप्लाई कम होगा तो रेट क्या होगा, हाई होगा। और अब मार्केट में जब सप्लाई कम है तो रेट हाई है, तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा प्रेशर बनता है, तो सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देते। और वही प्याज जो किसान से 50 पैसे 1 रुपये खरीदा गया, मार्केट में 80 रुपये 90 रुपये किलो बेचा गया। उसी किसान ने अपनी बेटी की शादी में 60 रुपये किलो खरीद के लेके आए। तो सोचने वाली दिख बात है, मेहनत किसका, किसान का, एफर्ट किसका, किसान का, रिस्क किसका, किसान का, फायदे में कौन आया, बड़ी बड़ी कंपनियां। तो सोच के बताओ ये ब्लैक मार्केटिंग है या बिजनेस है? नहीं, आप इमोशनल नहीं सोचो, ये तो बिजनेस है। हमने आपको पैसे दे दिए कि 1 रुपये किलो हम प्याज खरीदेंगे, हम मार्केट में ले जाकर किसी भी रेट पे बेचे, आपको क्या दिक्कत है? हमने तो जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, समझौता किया था, वो तो आपको बता ही दिया।
अब सोच के देखो, यदि ये बिजनेस है तो ब्लैक मार्केटिंग क्या है? यानी कहने का मतलब क्या है, जो एक्चुअल में ब्लैक मार्केटिंग थी उसको बिजनेस का रूप दे दिया गया। जो आप बिग बाजार 610 में बड़े बड़े उसमें जा रहे हो तो आप देखा करो गेहूं 80 रुपये 60 रुपये किलो है, जो किसान से 14 रुपये 15 रुपये किलो एज इट इज खरीदा गया। तो क्या वो जो आप जा रहे हो तो जो आपको ऐसे करके वेलकम कर रही है, मुस्कुरा मुस्कुरा के दे रही है, तो क्या वो आपके स्वागत के लिए? नहीं, आपके जेब में जो रखा गया वो निकालना है। 2000 की खरीद पर 1 किलो चीनी फ्री, यही सब है ना स्कीम। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग हम जरूर कह रहे हैं कि इसको रोका जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तो आप भी यही करेंगे कि आप फोन करके बोलेंगे कि मैं रेट डालने आ रहा हूं, मेरा हिस्सा रखे रहना, नहीं तो मैं रेट डाल दूंगा, है ना। तो ये सारा चलता रहता है। तो हम लिखवा जरूर रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग पर नियंत्रण, ये सब होगा नहीं। अगला लिखो, सोल्यूशन फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत जन्य मुद्रास्फीति का उपाय। अब जब लागत वाले फैक्टर को देखेंगे तो क्या कारण था लागत बढ़ने का बच्चों? एक तो फैक्टर कॉस्ट ज्यादा था, रेंट ज्यादा और ये सब। दूसरा सब्सिडी कम थी और इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा था। तो खर्चा कम कैसे किया जाए? सब्सिडी कम की जाए। चलो पहला लिखो, इंक्रीजिंग इन सब्सिडी, सब्सिडी में वृद्धि की जाए, यानी छूट बढ़ाई जाए। और दूसरा डिक्रीजिंग इन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर कम किए जाएं। चलो, अब फैक्टर कॉस्ट को कम करना हो तो कैसे किया जाए? फैक्टर कॉस्ट को कम करना हो तो क्या तरीका है फैक्टर कॉस्ट को कम करने का? ऑनलाइन क्लासेज, कॉस्ट कम होंगे। तो लिखो अगला, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हेलो जी, राम राम। हाँ हाँ, वो तो करवा दी, नहीं बनेगी। कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बच्चे करूँ, मैं क्लास में हूँ, थोड़ा ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तकनीक का उपयोग किया जाए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चा पहले आगे मुखर्जी नगर पढ़ता था, खर्चा भी ज़्यादा था रहने का, खाने पीने का, अब ऑनलाइन पढ़ ले रहे। पहले हम यहीं पढ़ा रहे थे तो कुछ ही बच्चों, हेलो, चलो डिटेल भेज दो आप मुझे। तो हमने कहा तकनीक का उपयोग, तो अब घर पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, हम भी इसी कॉस्ट में बाहर के बच्चों को भी पढ़ा दे रहे हैं, तो दोनों का फायदा हो गया। पहले हम जाते थे पढ़ना तब पढ़ाते थे, क्लियर है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी फैक्टर कॉस्ट कम होगा, लेकिन हाँ इसका एक साइड इफेक्ट भी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अपने साथ लेके आएगा। जो काम हम खेतों में मजदूरों से करवाते थे अब मशीन से करवा रहे हैं, तो कॉस्ट तो कम हो गया। जो काम हम खुद करते थे अब मशीन कर ले रही है, कंप्यूटर और ये सब। तो लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? बेरोजगारी होगा। लेकिन हाँ, हमें अभी बेरोजगारी नहीं सोचना, हमें क्या करना है, अभी खर्चे को कम करना है। तो हमने क्या सीखा था, रीजन और सोल्यूशन। अब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे वो एक बार देख लो। सबसे है क्वेश्चन, टू क्योर ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए
लिखो मत, आपने बताना है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाएगा। इंक्रीजिंग इन सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाई जाए। इंक्रीजिंग इन सप्लाई ऑफ मनी, या ये सा क्वेश्चन है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाए। अगला, या और टिपिकल कर देते हैं, गवर्नमेंट सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी लागू करे, उदार मौद्रिक नीति। इंपोर्ट बढ़ाया जाए। यूज ऑफ ओल्ड टेक्निक, चलो आप बताओ इन 5 में से कौन कौन सा सरकार को करना चाहिए। आप ऐसे बताओ 1 2 3 2 3 4 5, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन कौन सा स्टेप लाया जाए। तो उसी को उल्टा होता होगा ना बच्चे। बताओ जल्दी, इतना टाइम नहीं है। 1 और 4 और बताओ भाई। आपको कुछ पता नहीं है इस बारे में, लेकिन आप अपना आंसर अटेम्प्ट करिए। 3 4 चलो पहले देखते हैं। मनी का सप्लाई बढ़ा, वस्तु की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। तो इन्फ्लेशन क्यों हुआ था? वस्तु नहीं थी इसीलिए। तो एक तो होगा मनी का सप्लाई बढ़ाए या ना बढ़ाए। और वस्तु महंगी होगी, यानी ये नहीं होगा। सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। तो कम किया जाए तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लोग डिमांड और करेंगे, यानी ये भी नहीं हो। इंपोर्ट हो ना हो, इंपोर्ट हो, क्योंकि वस्तु नहीं है और पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, ये भी नहीं। यानी सिर्फ 1 और 4। ऑनलाइन में एक बच्चे का जवाब सही है। यहाँ भी एक का सही, किसका? हाँ गुड। तुम्हारा ये गलत है। तुम्हारा यही है, मतलब कि जो हम पढ़ा रहे होंगे ना तो हो तो रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आपको ऑप्शन एलिमेंट करना आना चाहिए। कौन सा नहीं होगा ये सीखने लेंगे तो आप अपना इजीली कर लेंगे कौन सा होगा। कोई बात नहीं, ऑप्शन वाला भी आएगा, टेस्ट होगा, टॉपिक एक बार हो जाने दो। चलो अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
मुद्रास्फीति का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रभाव। चलो अब आपको बताना है, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कि आपके लाइफ में महंगाई का क्या फर्क पड़ता है। महंगाई से चीज़ें कम खरीदते हैं, चलो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए कितनी महंगी हो जाए, लग्जरी में आती हैं जो खरीदनी पड़ती हैं। चलो ठीक है, आपके जीवन में बच्चे महंगाई से क्या फर्क पड़ रहा है? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। आपके जीवन में तुम तो लग रहा मुकेश अंबानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप बता बच्चे। खर्चे कम करने पड़ते, गुड। हम इकोनॉमिक्स तो पूछ ही नहीं रहे, आपने ये बताना है कि जब चीज़ें महंगी हो रही तो हम और आप अपनी फैमिली में क्या प्रॉब्लम फेस करें, तो बस वही बताना है। वही कर रहे हैं, यानी जरूरत की चीज़ें हम कम खरीदने लगते हैं। यस, डिमांड कम कर देते हैं, एक जवाब हो गया। और मेहनत ज़्यादा करने लगते हैं, ज़्यादा कमाओ ताकि घर की ज़रूरत ज़्यादा पूरी हो पाए। यस, ओवर टाइम करने लगते हैं। अच्छा, देखना उस बच्चे ने विपिन ने क्या लिखा है। हाँ गुड, शेविंग कम हो जाती है। यस, और बस इकोनॉमिक्स तुम लोग दिक्कत क्या है कि डर मान के बैठे हुए, इकोनॉमिक्स टॉप है, ये है वो है। कुछ भी तो नहीं, जो हम डेली फेस कर रहे हैं कि 10 रुपये कमाएं तो कितना खर्चा करें ताकि परिवार अच्छे से चले, बस वही इकोनॉमिक्स। अब दिक्कत क्या है कि बिगड़ा हुआ इकोनॉमिक्स। घर वर्ड नहीं है, इशारे से कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा वपड़ा फाड़ के दिखाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। देखिए अब वस्तु जब महंगी हो जाएगी बच्चों, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं, अब लिखना मत। और जब किसी वस्तु की डिमांड कम होगी तो सप्लायर उसकी सप्लाई क्या करेगा? कम करेगा। और जब किसी चीज़ की सप्लायर सप्लाई कम करेगा तो लोगों को जॉब क्या होगी? कम मिलेगी। और जॉब कम होगी तो लोगों की इनकम क्या होगी? कम। और बच्चों यदि इनकम कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक कम होगा। तो ध्यान से देखो, हम एक साइकिल में फंस गए। नहीं, लिखो यहां तक। दूसरा, जब व्यक्ति की इनकम कम होगी तो बच्चों उसकी सेविंग क्या हो जाएगी? कम होगी। और जैसे आपके पेरेंट्स कम कमाते तो बचत भी कम करते, तो सेविंग कम होगी तो वही सेविंग बाद में क्या जाके बनता है? इन्वेस्टमेंट, निवेश। आपके ऊपर खर्चा हो रहा है तो एक प्रकार का निवेश है। और निवेश कम होगा तो डेवलपमेंट क्या होगा? कम होगा। लिखो यहाँ तक।
दूसरा, यदि इनकम कम होगी तो व्यक्ति अपनी कंजप्शन को क्या करेगा? कम करेगा। और कंजप्शन कम होगी तो व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? डाउन होगा, जीवन स्तर कम होगा। इसीलिए महंगाई पे ज़्यादा फर्क किसको पड़ता है? गरीब आदमियों को। अमीर का भी फर्क पड़ेगा लेकिन गरीब पे बहुत ज़्यादा तेजी से पड़ेगा। क्लियर है? एक तो हुआ ही है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आता है वो सीखते हैं। लिख दिए। अब ये बताओ, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? क्या वजह है? गवर्नमेंट ऑफिसर में ज़्यादा इनकम है, जॉब सिक्योरिटी होती है। अच्छा, पैसे की टेंशन खत्म हो जाती है। कहाँ छिपा कर रखें ये टेंशन आ जाती है। अच्छा, तुम लोग हर चीज़ को पैसे से जोड़ देते हो। सरकारी में मेहनत कम करनी पड़ती है, यानी हम बाई नेचर हम लोग कामचोर टाइप के, हम कम मेहनत करना चाहते हैं। तो देखो, एक वर्ड होता है वेजेस, मजदूरी। आप कहीं काम करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, लेकिन ये मजदूरी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी का मतलब क्या है वो सीखते हैं। जैसे मान लो आप तैयारी किए और दुर्भाग्यवश बात नहीं बनी और आप किसी कंपनी में चले गए, सर हम जॉब करना चाहते हैं, नौकरी दे दीजिए। मैं ठीक है कर लीजिए, कितनी सैलरी लेंगे? अपने सर आप रख रहे हैं, आप बताइए कितनी देंगे? उन्होंने कहा नहीं हमारे वहाँ एम्प्लॉय ही बताता है कितनी सैलरी लेगा। सर 1 लाख दे दीजिए। बेटा दरवाजा उधर है, उधर से जाना। सर हम ज़्यादा मांग दिए क्या? बेटा समय मत खराब करो, उधर से जाओ। सर चलिए ठीक है 80,000 दे दीजिए। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अपना भी टाइम खराब करोगे, मेरा भी। सर आप ही बताइए। नहीं बेटा आप ही बताओ। सर ठीक है 70 दे दीजिए। बेटा तुमको लग रहा है मार्केट की जानकारी नहीं है। सर 50। यार तुम टाइम खराब करोगे, रहने दो। सर आप नहीं बेटा बताओ तो आप ही। और बच्चों करते करते 8,000 रुपये में बात बन गई। इस वादे के साथ कि अगले साल मन से काम करना, सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अगला साल आया, बच्चे ने कहा सर अब तो सैलरी बढ़ा दो। तुम काम तो करते नहीं, सैलरी बढ़ा दो सैलरी बढ़ा दो। सर आप कैसे काम करें, अब तो घर वाले पहचानने से मना कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कंपनी आपके परफॉर्मेंस से खुश नहीं। दूसरा साल आ गया कि सर अब तो बढ़ा दीजिए। बेटा तुमको काम करना है या सैलरी की बात करनी है? सर ऐसे रहेगा ना तो हम काम करेंगे नहीं। बेटा ऐसा करो तुम रहने ही दो और तुम अभी चले जाओ। सर आप मत दीजिए सैलरी, हमारे जीवन की आखिरी नौकरी भी आप ही के पास होगी, नहीं आप हमको हटाइए मत। साथियों तीसरा साल आ गया, बच्चे ने कहा सर अब तो बढ़ा दो। सर ने कहा ठीक है तुम्हारी सैलरी 8,400 रुपये। यानी इसकी सैलरी कितनी बढ़ गई बच्चों? 5%। लेकिन पिछले 3 सालों में महंगाई मान लो बढ़ी हो 10%। तो सोच के बताओ इसका सैलरी बढ़ा है क्या? तो जवाब बढ़ा तो है, लेकिन वास्तव में बढ़ा है क्या? नहीं। इसीलिए मैं और आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते। सरकारी जॉब में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है
अलाउंसेस बढ़ते जाते हैं, भत्ते बढ़ते जाते हैं। तो रियल वेजेस का मतलब है वेजेस प्लस इन्फ्लेशन इफेक्ट मजदूरी प्लस मुद्रास्फीति प्रभाव बनाए जाते हैं। लिख दिए। तो हम और आप एग्जैक्टली गवर्नमेंट जॉब इसीलिए चाहते हैं कि महंगाई के साथ साथ ये चलता रहे। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, इसका एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। या इसको जब क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, अब इसको नहीं रहने। अगला आ जाओ, दूसरा एक आता है यहीं से, फोर्स सेविंग, अनिवार्य बचत। चलो एक एग्जांपल से देखो। अच्छा बताओ, बचत अमीर व्यक्ति ज्यादा करता है या गरीब? अमीर ज़्यादा करता है। गुड। जैसे एक व्यक्ति 50,000 कमा रहा है तो उसका खर्चा लगभग 30,000 में चला जा रहा है, तो 20,000 तो बच ही गया नहीं। और एक व्यक्ति कमा ही रहा है 20,000, तो ये सारा का सारा बचा लेगा तब भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती ही रहती है हमेशा। खैर, अब आते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे। मान लो एक व्यक्ति 20,000 कमा रहा है और इसने डिसाइड किया है कि मैं 16,000 रुपये खर्च करूंगा और बाकी के 4,000 रुपये में बचत करूंगा। 16,000 खर्च करूंगा, बाकी के 4,000 बचत करूंगा। तो ये महंगाई आने के बाद उसका कसम कितना है बचत का? 4,000 का ही। तो महंगाई आने के बाद इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये बचत कम करे या तो खर्चा कम करे। और वो चाह रहा है कि अनिवार्य रूप से बचत हो, क्या करेगा? खर्चा कम करे। तो खर्चा कम करने का मतलब है कि अपनी ज़रूरतों को कम करेगा। फोर्स सेविंग यही कहता है कि जब सेविंग को बनाए रखने के लिए कंजप्शन को कम कर दिया जाता है, तो इसको हम फोर्स सेविंग कहते हैं। लिखो ये भी, गरीब व्यक्ति यही करता है। लिख दिए। अब देखो, वस्तु कम थी हमारे पास, तो हमने अपना एक्सपोर्ट क्या किया था?
कम कर दिया था। वस्तु नहीं है तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और यदि एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो देश का ट्रेड अकाउंट व्यापार खाता घाटे में होगा या लाभ में? तो व्यापार खाता घाटा क्या होगा, बढ़ेगा नहीं? देश के पास पैसा ही नहीं हो तो पॉवर्टी क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी। विकास दर, डेवलपमेंट रेट कम होगा। तो बच्चों आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछें, सारा कुछ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये भी बड़ी टिपिकल करके एग्जाम में देता है, तो लिख डालो। तो अब हम लोग से एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा है क्या होता है, क्या नेगेटिव होता है। हमसे एग्जाम में ये पूछ रहा है इन्फ्लेशन में ज़्यादा फायदे में कौन होगा, यानी मुद्रास्फीति में फायदा किसको होता है, ये हमें बताना है। बताएंगे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको महंगाई से फायदा होता है, इन्फ्लेशन से फायदा होता है? तो लिखो बेनिफिटेड पर्सन इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति। ब्लैक मार्केटर, काला बाजारी करने वाले। मोस्ट बेनिफिटेड पर्सन, सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति। मोस्ट बेनिफिटेड पर्सन, सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति इज बोरोवर, ऋणी, जिसने कर्जा लिया हुआ है। बोरोवर ऋणी, जिसने कर्जा लिया है ना। अब वो सीखो कैसे। मान लो बच्चों आपने 2010 में किसी को 50,000 रुपये दे दिए, उन्हें 2015 में आपको 50,000 वापस कर दिए, तो आपका कुछ लॉस हुआ है क्या? 2010 में आपने किसी को 50,000 दिए, 2015 में आपको 50,000 वापस कर दिए, तो आपको कोई लॉस हुआ है क्या? मान लो 10% महंगाई बढ़ गई, तो एक तरीके से आपको 50,000 के बजाय कितना मिला? वो आपको या तो 55 देता तो आपके पूरे 50 पूरे होते। इसीलिए इकोनॉमिक्स कहता है किसी को कर्जा मत दें। इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से मना करता है कर्जा देने से, या दें तो ब्याज जरूर लें। इसलिए नहीं कि आपको कमाना है, इसलिए क्योंकि आपको नुकसान नहीं उठाना है। क्लियर है? तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। बैंक वाले तो इतना ज़्यादा ब्याज ले लेते हैं कि व्यक्ति को कुछ उभरने का मौका ही नहीं मिलता है। आगे चल के सिखाऊंगा, कुछ भी कर लीजिएगा, बैंक से लोन मत लीजिएगा, कर्जा मत लीजिएगा, नहीं तो बंधक बना कर रखेंगे 10 साल 20 साल जितना भी आपने लोन ले रखा है। पहले तो ब्याज लेते हैं सर, वो पहले ब्याज ही लेंगे, उसको पूरा यस, करेंगे, हाँ, बाद में उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। खैर, तो हमने कहा इन्फ्लेशन से फायदा किसको, नुकसान किसको, सबसे ज़्यादा फायदा किसको। एक जब पेपर देखेंगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गाड़ी में तो सर ऐसा ही है। सारे में ऐसे ही होते। अब
क्वेश्चन है क्या इन्फ्लेशन बुरी चीज है, क्या महंगाई का होना जरूरी है, कीमतों का बढ़ना जरूरी है क्या। रख दीजिए, कुछ खाने का दे दो ना यार, बिस्किट विस्किट दे दो, भूख लगे। हाँ, महंगाई का होना जरूरी है, तो जवाब है कि हाँ। तो लिखो इन्फ्लेशन इज द कंपल्सरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। मुद्रास्फीति देश के विकास के लिए आवश्यक कारक है। कंपल्सरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, मुद्रास्फीति देश के विकास के लिए आवश्यक कारक है। कंपल्सरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट यानी कीमतों का बढ़ना भी क्या है बच्चों, जरूरी है। कैसे, वो देखो। मान लो आपने किसी वस्तु का प्राइस रखा 100 रुपये, नहीं, कब, जब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लगता हो 90, तो बच्चों आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये का। ये आपने रखा है प्राइस, ये आपका कॉस्ट है, लागत है, और आपको ये लाभ है 10 का, और आपका बिजनेस बढ़िया मजे से चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ईयर बच्चों कॉस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिजली बिल, एडवर्टीजमेंट, लेबर की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी, ये कॉस्ट बढ़ के हो गए 92, लेकिन आप प्राइस नहीं बढ़ा पाए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 8। कुछ समय बाद कॉस्ट बढ़ के 94 हो गया, लेकिन ये 100 ही रुपया रहा, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपको मजा आएगा काम करने में, नहीं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स कहता है कीमतों का बढ़ना भी जरूरी है। तो लिखो इन्फ्लेशन इज द कंपल्सरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। मुद्रास्फीति देश के विकास के लिए कंपल्सरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए आवश्यक कारक है। कंपल्सरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए आवश्यक कारक। कीमतों का बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन बच्चों क्या है, एक लेवल तक बढ़ना चाहिए। एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा तो दिक्कत है। मान लो ये कीमत बढ़ के 130 हो जाए, 140 हो जाए, तो लोग खरीदने वाले भाग जाएंगे। क्लियर है। तो एक लेवल तक कीमत बढ़ा, कितना, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग सजेशन दिया। किसी ने 2% कहा, किसी ने 8% कहा। तो लिखो आइडियल इन्फ्लेशन रेट फॉर इंडिया, भारत के लिए मुद्रास्फीति की आदर्श दर। आइडियल इन्फ्लेशन रेट फॉर इंडिया, भारत के लिए मुद्रास्फीति की आदर्श दर। आइडियल इन्फ्लेशन रेट फॉर इंडिया इज 4%, 4%, ±2%। तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब मीन्स 2% टू 6%, 2% से 6%। ये है यदि, तब तो ठीक है। इससे कम है तब दिक्कत है, इससे ज़्यादा है तब दिक्कत है। भारत का भी लगभग इतना ही चल रहा है, 3%, 4%। मोदी जब से आए तब से ये ठीक चल रहा है। ये क्यों ऐसे ठीक चल रहा है आगे बताऊंगा। तो दो बातें हमने सीखी कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का कारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इन्फ्लेशन जरूरी है नहीं जरूरी है। अब इन्फ्लेशन का रिपोर्ट कैसे आता है उसे जानने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और सीखते हैं ताकि आसान हो जाए। ये है कीमत स्तर। किसी वस्तु का प्राइस है मान लो 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी है, फिक्स प्राइस है। हमने कहा जब कीमतें बढ़ने लगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। हमने सीखा ये बात। ये कब होता है बच्चों, तो जब किसी वस्तु की डिमांड
मांग उसके सप्लाई से, आपूर्ति से ज़्यादा होती हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इतना हमने आपको सिखा दिया है। अब बच्चों उल्टा होने लगे, प्राइस कम होने लगे, तो इसको कहा जाता है डिफ्लेशन। मुद्रा संस्फीति। क्लियर है? ये कब होता है? जब किसी वस्तु का सप्लाई उसके डिमांड से ज़्यादा हो जाए। ये दोनों बात समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, लिखो मत। जब यही थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है डिफ्लेशन, तो इसी को कहते हैं बच्चों रिसेशन, मंदी। मतलब देश में ये वाला दौर है और लगातार और लंबे समय तक, लगातार और लंबे समय का मतलब होता है 3 तिमाही, तो लगभग 9 महीने तक यही चले तो ये वाली स्थिति होगी। और यही और लंबे समय तक चले ये, तो इसको कहा जाता है डिप्रेशन, महामंदी। तो पहले डिसइन्फ्लेशन, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन। अब एक सिंपली सोच के बताओ, किसी देश के लिए ज्यादा घातक कौन सा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? कीमतों का बढ़ना घातक है या कीमतों का कम होना? कम होना। बनाओ यहां तक। थैंक यू। पॉलिटी क्लास में थे आज आप लोग? नहीं सर। आप थे। समझ में आ रहा था क्या पढ़ाया सर ने? एक मैं सोच रहा हूँ अपना पॉलिटी भी शुरू करूँगा। पॉलिटिक्स लेना चाहिए सर आपको। एक बार पहले वो पढ़ाई ख़त्म करने फिर करूँगा। सर आपकी अभी क्लास चलती है पेडी में? शाम को? नहीं, 3 दिन चलती है। जब मन करता तो जाते हैं, जब मन करता नहीं जाते हैं। सर मेरे को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही थी। मैथ्स की तो बहुत क्लासेस चलेंगे, परसों से 1 से 3 भी चलेंगे यहीं पे। क्योंकि ना यहाँ पे मतलब मेंस वाले बच्चे भी बैठते हैं, तो सर फिर मतलब वो होता है ना कि मतलब मेंस वालों को प्रेफरेंस हो जाती है। नहीं, 4 डाउट टीचर हैं, किसी को पकड़ो। अभी भी एक लड़का बैठा हुआ डाउट के लिए, 5-6 लोग हैं। मुकेश है, मुकेश से पूछो। मुकेश और सीधा पूछता था, नहीं दिखता दुबला पतला सा? जो टोपी लगा के हाँ मैथ्स के मैथ्स के टीचर? उसको बहुत नॉलेज है। मतलब वो समझ लो आर्यभट्ट है, इन सबसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो देखता है ऐसे। कहीं किसी में लगा हुआ क्या? यही रहता है, नहीं मतलब नेचुरल है मैथ। नहीं, जॉब के लिए कर रहा है तैयारी वैसी? जॉब के लिए कर रहा है हमारे पास, पार्ट टाइम के, मतलब हमारे पास रहना कौन सी खाना। जॉब की तैयारी करते सर? सीजीएल। हाँ हाँ, बहुत टैलेंटेड है वो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो एग्जाम में कर लेंगे। रिसेशन क्या, जैसे इस बार सीपीयू में पूछा गया था कि जब किसी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड से, तो वैसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन में था रिसेशन, ये नहीं था। क्लियर है? आप भी ले लो भाई, उनको भी दे दो। ले लिए सर। अब देखो, एक वर्ड है स्टैगफ्लेशन। ये आपके एसएससी का पेट क्वेश्चन है। मुद्रा संस्फीति।
तो जब किसी मार्केट में या देश में इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी एक्सट्रीम लेवल पे हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। देखना बच्चों विपिन ने क्या लिखा है, लास्ट वाला। Inflation and unemployment is stagflation. ठीक है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, अगली क्लास में आप लोग के क्वेश्चन होने चाहिए, Yes, sir. और ये ऑनलाइन वालों के लिए भी है भाई, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, जब आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है तो। तुम्हारा मैथ कमजोर है? हाँ ठीक, तुम्हारा कमजोर है, ठीक है। मेरे जैसे एक किसी कमजोर है बस। मतलब मैंने टॉपिक से नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, तो तुमको पढ़ा दिया जाए, ठीक हो जाएगा। अब लिखो इन्फ्लेशन रिपोर्ट, मुद्रास्फीति का रिपोर्ट। पापा से बात हुई थी? हाँ जी होती है, पूछ लिया है। ये मजे हैं यार, मोबाइल अलाउ हो गया है। नहीं मतलब उनको पता है कि इस टाइम क्लास बंद होती है तो खाने लगते हैं। चलो फिर ठीक, खाना तुमको मिल रहा है शाम को डेली? हाँ जी। तुम्हारा मेरा खाते रहना जरूरी है। हाँ। अब तो अलमारी आ गया, अब तो बढ़िया हो गया होगा। हाँ। सामान नहीं देता मेरे पास अलमारी पे। सामान कम था? अच्छा। कोई नहीं, कुछ दिन बाद तुम्हारे पास भी सामान ही सामान हो जाएगा। इन्फ्लेशन रिपोर्ट, मुद्रास्फीति का रिपोर्ट। तो ये बच्चों दो तरीके से आता है। एक होता है WPI मेथड और दूसरा CPI मेथड। WPI विधि और CPI विधि सर इंडिया में कौन सा है इसमें? दोनों है। क्वेश्चन आया है। हाँ, तो अब पूछा जाए तो CPI करोगे, पढ़ाऊंगा। 2013 से पहले WPI था, है दोनों। भारत सरकार जो भी स्कीम बना रही है इस पे, तो बाद अगली क्लास में बताऊंगा। और अमेरिका में? सब अच्छा देश CPI ही बनाएगा, दो हिंदी वाला दो। इसको यहीं छोड़ो और हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में है क्वेश्चन टोटल 72। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है। पहला क्वेश्चन है कंपनी कर, भूमि कर, सीमा शुल्क, आय कर। जल्दी बताओ। कंपनी कर, कॉर्पोरेट टैक्स, भू राजस्व, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू, सीमा कर, कस्टम ड्यूटी, और आय कर, इनकम टैक्स। यानी सिंपली क्वेश्चन है कौन सा राज्य सरकार का कर है, ये बताना है। हाँ, भूमि कर, यस। निम्नलिखित में से वो कौन सा कर है जिसकी भागीदारी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के साथ नहीं की जाती है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अब तो ये खत्म हो गया टैक्स। संपदा शुल्क, स्टेट ड्यूटी, ठीक है। इसमें सर कुछ पुराने क्वेश्चन। हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के बांटने का सुझाव कौन देता है? तो वित्त आयोग देते हैं, फाइनेंस कमीशन देते हैं। वैट से क्या लाभ होता है? तो हमने ये पढ़ा ही नहीं, क्योंकि GST आ गया। तो वैट क्या कहता था कि जब कोई वस्तु बने, जैसे ये बनी है, तो कभी हमने प्लास्टिक परचेज किया, इसको शेप दिया, फिर इसका कैप बनाया, फिर इसको फाइनल किया, तो जब जब वैल्यू ऐड होगा तो उस पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता था? वैट। तो इसे क्या था? मल्टीपल टैक्सेशन नहीं होता था, बार बार टैक्स नहीं लगता था, एक ही बार लगता था। तो इसका भी यही है कि क्या फायदा होगा? तो इसका ये आंसर है, इस पर बार बार कर नहीं लगता है और इस प्रकार कीमतों की वृद्धि रुक जाया करती है। अगला है कि वैट के बारे में क्या सही नहीं है। तो अब ये वैट खत्म ही होगा, तब इसी तरह GST के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से उन करों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। वे कौन से टैक्स है जो राज्यों के साथ नहीं बांटे जाते?
पहले मैं लिखाया करता था, ये आर्टिकल 279 में है, लेकिन अब जब से जीएसटी आ गया तब से ये खत्म ही होंगे। फिर पूछते हैं कृषि आय को छोड़कर, चलो ये हटा दो, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो राज्यों को नहीं दिया जाता है? तो ये भी पहले से कर था, ये भी अब क्वेश्चन खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया जाता है और उपभोग किया जाता है? भूमि कर। सर्विस टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो ऐसे मतलब आपको क्या कि लाइन से सारे क्वेश्चन करने होंगे, मतलब मैं इस तरह से पढ़ूँ और रीड करूँ तो मजा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि सर 6 नंबर क्वेश्चन बताओ, सर ये 7 नंबर बताओ, ये सर 12 नंबर बताओ, तो मजा है, नहीं? चलो 5 मिनट है, जितना बताया उसमें किसी को कुछ पूछना हो, या पिछले 2-3 चैप्टर में किसी को कुछ पूछना हो, ऑनलाइन वाले आपको भी कुछ पूछना हो। ये इंक भर दो संदीप, लो तब तक संदीप। चलो हम पूछ लेते हैं, नए किन किन 7 राज्यों में नए राज्यपाल आए हैं? हाँ सर, ये पूछ लो। बताओ। सर एमपी एमपी में में आनंदी पटेल। नहीं, हमें नाम मत बताओ, हमें सिर्फ स्टेट बता दो। यूपी में, वेस्ट बंगाल में और मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और बिहार। बिहार। हो गया 7, छत्तीसगढ़ अब हो गए। और जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है कहाँ से हुआ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कौन है इसरो का हेड अभी? केशवान। ठीक। और पीएसएलवी यूज हुआ है, जीएसएलवी यूज हुआ है? केशव कौन सा? 30 है सर, MK30। यही सब तो जानने का क्वेश्चन है, ये सब तो एग्जाम में आएगा। ये लास्ट वाला जो आप लोग पूछे। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ। जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये साइंस में पढ़ाएंगे आपको। और इसी तरीके से अभी हेल्थ इंडेक्स आया है, तो टीबी को हम भारत में कब तक फ्री करना चाह रहे हैं? टीबी बीमारी से 2030 तक। चलो पढ़ नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, हमने 2 चैप्टर पूरा कर दिए, ये तो कब तक है सर? 24 तक 2 चैप्टर हमने पूरे कर दिए, तीसरा हम आपसे पूछेंगे, कल ख़त्म कर देंगे, मतलब परसों वाली क्लास में। तो अल्टरनेट डे में है, तो एक बार 100-150 मतलब 10-10 मिनट लगने हैं करने में।